हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारी वीडियो में स्वागत है। आज हम क्लास 10 की एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन लेके आए हैं। उसमें पहला क्वेश्चन था फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम, यानी कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग बनाइए एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। उनको ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। पहला उसमें था क्वेश्चन, पहले का पहला पार्ट है हमारे पास 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 टू पार्ट इन मैथमेटिक्स की, यानी कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, यानी यदि लड़कों की संख्या यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। तो प्रतियोगिता में भाग लिए जाने वाले लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसे में आपको क्या करना है, देखिए क्वेश्चन में दिया है कि कक्षा 10 के जो 10 विद्यार्थी हैं उन्होंने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। उनमें हमें पता नहीं है कितने लड़के और कितनी लड़कियां हैं। तो ऐसे में हमें सबसे पहले क्या करेंगे, हम मान लेंगे। क्या मान लेंगे? मान लेंगे माना लड़कियों की संख्या बराबर x मान लेते हैं। इसी तरह लड़कों की संख्या भी मान लेंगे। लड़कों की संख्या क्या मान ली हमने? लड़कों की संख्या मान ली हमने y। अब कुल विद्यार्थी किनको? लड़के और लड़कियों को मिला के, तो लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या प्लस लड़कों की संख्या बराबर कुल विद्यार्थी। तो लड़कियों की संख्या जो हमारे पास है कितनी है? x है। लड़कों की संख्या हमारे पास कितनी है? y है। और कुल विद्यार्थी हमारे पास कितने हैं? 10। तो 10 हो गया। यानी कि लेट कर लेंगे हम नंबर ऑफ गर्ल्स x, नंबर ऑफ बॉयज y, नंबर ऑफ गर्ल्स प्लस नंबर ऑफ बॉयज इक्वल कुल स्टूडेंट, टोटल स्टूडेंट। तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हमारे पास? x, नंबर ऑफ y कितने हैं? y इक्वल टू 10। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट बन गई, समीकरण 1 बन गई। फिर इसी तरह हम दूसरा बना लेंगे। दूसरी समीकरण में उन्होंने क्या बोला था? दूसरी समीकरण में ये बोला था कि जो लड़कियों की संख्या है और लड़कों की संख्या से कितनी है? 4 अधिक है। तो लड़कियों की संख्या जो है वो लड़कों की संख्या से कितनी है? 4 अधिक संख्या से 4 अधिक है। तो मतलब 4 हमने क्या कर दिया है? जोड़ दिया। अधिक का मतलब क्या होता है? जोड़। तो जो लड़कियों की संख्या है नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू नंबर ऑफ बॉयज प्लस 4। अब हमारे पास लड़कों की संख्या कितनी थी? लड़कों की संख्या हमारे पास थी x और लड़कों की संख्या कितनी थी? y प्लस 4 प्लस 4 का तो प्लस 4 नहीं हुआ। अब ये y को हम क्या करेंगे? इधर भेज देते हैं। तो x माइनस वाई इक्वल टू क्या हो गया हमारा? 4। इक्वेशन सेकेंड बन गई। फिर हमें क्या करना है? इक्वेशन फर्स्ट से ले लेना है। इक्वेशन फर्स्ट में क्या? x प्लस वाई इक्वल टू 10 है। तो हम क्या करेंगे? लिख देंगे समीकरण 1 से, यानी 1 से क्या करेंगे हम? पहले x बराबर क्या करते हैं? x और y के मान निकाल लेते हैं। तो x बराबर हमने क्या कर दिया? 0 रख दिया। x बराबर 0 रखा तो y का जब हम x की जगह 0 रख देते तो y का मान कितना आ जाता हमारा? 10। तो y बराबर हो गया हमारा 10। तो इस तरीके से जो हमारा बिंदु आ गया पहला 0,10। इसी तरह हमने क्या किया? y बराबर 0 रखा। एक बार y बराबर 0 रखा तो x का मान कितना आ गया हमारा? देखो y बराबर 0 रख दिया तो x बराबर हमारा 10 आ गया। तो 10 तो हमारा बिंदु आ गया 10,0। अब इसी तरह समीकरण 2 से निकाल लेते हैं हम। समीकरण 2 में क्या किया हमने?
समीकरण 2 में भी इसी तरह हम बिंदु ज्ञात कर लेंगे। तो समीकरण 2 में पहले हमने क्या किया, x बराबर 0 रखा, तो y का मान हमारा कितना आ जाएगा, देखो ये 0 रखते तो ये -y है, तो माइनस को उधर भेज देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा y इक्वल टू -4। अब y बराबर हमने 0 रख दिया, पहले ये बिंदु देख लेते हैं, बिंदु हमारा हो गया 0,-4। फिर इसी तरह हम y बराबर 0 रख देंगे, तो y बराबर 0 रखने पर अगर हम y की जगह 0 रखते तो x का मान हमारा आ जाता है 4, तो x बराबर हो गया हमारा 4। तो अब हमारा बिंदु क्या हो गया, अब हमारा हो गया 4,0। अब इन बिंदुओं को क्या करेंगे, वहां पे हमें ग्राफ पेपर मिलेगा और ग्राफ पेपर में हम क्या करेंगे, दर्शा देंगे। कैसे, पहले हमारा क्या है 0,10, मतलब x अक्ष पर 0 और y अक्ष पर 10, तो हमारा वो बिंदु कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया 0,10। फिर दूसरा जो बिंदु है 10,0, तो 10,0 हमारा कहाँ आ गया, x अक्ष पर 10 है और y अक्ष पर 0, तो 10,0। इसी तरह दूसरी समीकरण का भी बिंदु दिखा लेंगे और पहले हम इस समीकरण के बिंदुओं को मिला देंगे, दोनों बिंदुओं को, तो मिला देंगे, एक रेखा से खींच देंगे, एक रेखा। और इस समीकरण में हमारे पास कौन सी समीकरण थी, x + y बराबर 10, तो हमने लिख देना है। इसी तरह हम दूसरे बिंदु को भी दर्शा देते हैं, तो इसमें हमारे पास 0,-4, तो 0,-4 हो गया, तो माइनस के नीचे है, तो 0,-4 हमारा ये बिंदु आ गया। फिर 4,0 है, तो 4,0 हमारा ये आ गया। अब इसको भी हम क्या करेंगे, मिला लेंगे इन दोनों बिंदुओं को, तो मिला लेंगे, ऐसे एक रेखा खींच देंगे, रेखा खींच दी। अब ये रेखा पे समीकरण हमने दे दिया, इस रेखा का समीकरण क्या था, x - y = 4 था, तो x - y = 4। अब हमें क्या करना है, यहाँ से हम एक सीधा इधर से लंब मिला देंगे y अक्ष पर और एक लंब डालेंगे x अक्ष पर, और इस तरीके से हम देखेंगे x अक्ष पर कहाँ पे हमारा मिल रहा है, वो बिंदु 7 पर, तो x का मान आ गया हमारा इस तरीके से 4, और y का मान कहाँ, y अक्ष पर कहाँ मिल रहा है, 3 पर, तो y का मान हो गया हमारा 3। यानी कि जो लड़कों की संख्या है वो हमारी कितनी हो गई, लड़कों की संख्या हमारी हो गई, y का मान है 3, तो लड़कों की संख्या 3, तो लड़कों की संख्या हमारी कितनी हो गई, 7। तो यहाँ लिख देंगे लड़कियों की संख्या बराबर बराबर 7, और लड़कों की संख्या बराबर कितना, लड़कों की संख्या हमारी 3 है, तो बराबर 3। इस तरीके से ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट का सेकंड पार्ट है, 5 पेंसिल एंड 7 पेन टुगेदर कॉस्ट रेट 50 रुपीज। यानी कि 5 पेंसिल और 7 पेन का मूल्य जो है वो है 50 रुपए। वेयर एज 7 पेंसिल एंड 5 पेन टुगेदर कॉस्ट 46 रुपीज। यानी कि जो 7 पेंसिल और 5 पेन है उनका मूल्य कितना है, 46 रुपए। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन। आपको जो मूल्य ज्ञात करना है वो एक पेंसिल और एक पेन का मूल्य ज्ञात करना है। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले आपको मान लेना है, क्या मान लेना, माना एक पेंसिल का मूल्य बराबर x रुपये। यानी कि लेट कर लेंगे, लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इक्वल टू x रुपीज। फिर इसी तरह एक पेन का मूल्य मान लेंगे, एक पेन का मूल्य कितना, एक पेन का मूल्य मान लेते हैं y रुपये। यानी कि 1 पेन कॉस्ट इक्वल टू y रुपीज। अब हमारे पास कितनी पेंसिल ली थी हमने, 5 पेंसिल ली थी। अब हम आपसे कहते हैं कि एक पेंसिल का अगर मूल्य 10 रुपये है तो 5 पेंसिल का कितना होगा, 50 रुपए। कैसे पता किया हमने, ये हमने 10 को 5 से गुणा कर दिया। इसी तरह हम क्या करेंगे, एक पेंसिल का मूल्य हमारे पास कितना है
x रुपए। तो हमारे पास 5 पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा? 5 पेंसिल का जो कॉस्ट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 5x। इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे x से। फिर इसी तरह एक पेन का कॉस्ट जो हमारा y रुपीज है, तो हमने कितने पेन लिया है? 7 पेन लिया है, तो 7 पेन का कॉस्ट कितना हो जाएगा? 7 पेन का कॉस्ट हो जाएगा हमारे पास, 7 पेन का मूल्य हम 7 से गुणा करा देंगे, 7y। गुणा इसलिए करा रहे हैं क्योंकि हमें गुणा करके पता चल रहा है। अब 5 पेंसिल का मूल्य, 5 पेंसिल का मूल्य और कितने? 7 पेन है, तो 7 पेन का मूल्य बराबर कुल मूल्य आएगा। फिर हमारा बराबर कुल मूल्य, तो हमारा 5 पेंसिल का मूल्य कितना है हमारे पास? 5x। और 7 पेन का मूल्य कितना है हमारे पास? 7y। बराबर कुल मूल्य कितना हमारा? कुल मूल्य हमें दिया था कितना? 50 रुपए। तो बराबर 50। ये इक्वेशन हमारी हो गई फर्स्ट। मतलब 5 कॉस्ट ऑफ 5 पेंसिल प्लस कॉस्ट ऑफ 7 पेन इक्वल टू टोटल कॉस्ट। तो हमारे इसके अकॉर्डिंग हमने रख दिया 5x प्लस 7x इक्वल टू 50। इक्वेशन हमारी हो गई फर्स्ट। अब हमें इक्वेशन सेकंड बनानी है, दूसरी समीकरण बनानी है। तो दूसरी समीकरण में मैंने कहा था 7 पेंसिल और 5 पेन का मूल्य जो है 46 रुपए है। तो हमें एक पेंसिल का मूल्य मालूम है, तो हम पुनः क्या करेंगे? फिर पुनः दोबारा करेंगे। क्या हमने कितनी पेंसिल खरीदी है? 7। तो 7 पेंसिल का मूल्य, पेंसिल का मूल्य कितना हो गया हमारा? 7x। और कितने पेन लिए हमने? हमने पेन लिया है 5। तो 5 पेन का मूल्य 5y। फिर इसी तरह 7 पेंसिल का मूल्य, 5 पेन का मूल्य बराबर कुल मूल्य। कुल मूल्य हमारा कितना है? 46 रुपए। ये इस समीकरण नंबर हो गई 2, यानी इक्वेशन 2। और फिर इसको हम क्या करेंगे? जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में ग्राफ विधि द्वारा हल किया था, उसी जगह का इसको भी इन दोनों समीकरणों को हल करके ग्राफ से हल कर लेंगे। अगला क्वेश्चन हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, on comparing the ratio a1 upon a2, comma b1 upon b2 and c1 upon c2, find out whether the line representing the following pairs of linear equation intersect at a point are parallel और coincident। तो आपको क्या करना है? इसमें क्या बता रहा है? कह रहा है अनुपातों a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण को इन द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, समांतर है अथवा अनुपाती है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि जो इंटरसेक्टिंग करेगी कब करेगी और कब कॉन्फिडेंट लाइन रहेगी, कब पैरेलल लाइन रहेगी। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है? अगर इस कंडीशन में हो a1 अपॉन a2 और बराबर ना हो b1 अपॉन b2 के, तो आपको क्या करना है? अगर ये पहले ही दो बराबर ना हो तो आपको लिख देना है इंटरसेक्टिंग लाइन लिख देना है। क्या लिख देना है? इंटरसेक्टिंग लाइन। यानी इसको हम क्या पढ़ेंगे? इंटरसेक्टिंग लाइन को हम पढ़ेंगे प्रतिच्छेद करती रेखा। प्रतिच्छेद करती रेखा लिखेंगे। अब अगर कंडीशन इस कंडीशन में हो a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 और बराबर हो c1 अपॉन c2 के, अगर तीनों मान बराबर होते हैं तो हम क्या कहेंगे? कॉन्फिडेंट लाइन। क्या कहेंगे? कॉन्फिडेंट लाइन। यानी कि इसको हम पढ़ेंगे संपाती रेखा। क्या पढ़ेंगे? संपाती रेखा है। अगर इस कंडीशन में आए
A1/A2 बराबर बराबर ना हो, न बराबर B1/B2 और बराबर ना हो C1/C2 के। A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल डज नॉट इक्वल C1/C2। तो ऐसे में हम कहेंगे पैरेलल लाइन। क्या कहेंगे? पैरेलल लाइन, यानी कि समांतर रेखा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? समांतर रेखा है। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन पे। जो हमारा क्वेश्चन था उसका पहला पार्ट था हमारे पास क्या, 5x माइनस 4y, 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0। हम क्या करेंगे, इसकी तुलना कर लेंगे और किससे कंपेयरिंग करेंगे? हम करेंगे ax प्लस by प्लस सी इक्वल 0 से हम कंपेयरिंग करेंगे। तो कंपेयरिंग करने पे देखिए x x है और a की जगह कितना हमारा 5, इसी तरह y y है, b की जगह हमारा -4, तो ये प्लस माइनस माइनस हम इस चिन्ह को ले लेंगे, प्लस में होगा तो नहीं लेंगे। c इक्वल टू कितना देना, c की जगह कितना लिखा 8। तो इस तरीके से ये हमारी जो पहली समीकरण है, तो पहली समीकरण का हम मान लिखेंगे a1 बराबर कितना हो गया हमारा, a1 का मान हो गया हमारा 5, b1 का मान हो गया -4 और c1 का मान हो गया हमारा 8। अब दूसरी समीकरण जो हमारी है 7x प्लस 6y माइनस 9, 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल 0। अब इसमें हम तुलना करेंगे, फिर देखिए इसी समीकरण से तुलना करेंगे तो a का मान कितना दिख रहा है हमारा 7, b का मान 6, c का मान -9। तो ये हमारी दूसरी समीकरण है, तो इसलिए हम a2 बराबर लिखेंगे 7, b2 बराबर लिखेंगे 6 और c2 बराबर -9। अब हम क्या करेंगे, पहले a1/A2 निकालेंगे, a1/A2। तो a1 का मान हमारा 5 और a2 का मान है 7। कट रहा है? नहीं कट रहा है, किसी पहाड़े अलग अलग पहाड़े से कट रहा है, एक ही पहाड़े से काटना होता है। अगर ये एक पहाड़े से कट रहा हो तो काट देंगे, तो नहीं कटा। फिर b1/B2 का मान निकाला हमने, तो वो हो गया हमारा -4/6, ये कट गया, 2 दूनी 4, 2 3 6, तो ये आ गया हमारा -2/3। इस तरीके से हम C1/C2 का भी मान निकाल लेते हैं। C1/C2 का मान निकाला तो 8/-9। अब ये एक पहाड़े से नहीं कट रहा है तो इसको इतना ही रहने देंगे। अब देखेंगे क्या ये वाला मान A1/A2 वाला मान B1/B2 के बराबर है, तो यहाँ पे तो -2/3 है, यहाँ 5/7 है, तो बराबर नहीं है। तो A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। और तीसरा भी देख लेते हैं, तीसरा इसके बराबर नहीं है, तो ये इसको भी काट कर दिया, इसके बराबर नहीं है, तो C1/C2 के। अब हमें देखना है, हमें क्या देखना, हमारा पहले ही कट गया, तो जो हमारा पहला कट जाएगा तो पहले कट में क्या दिख रहा है हमारा A1/A2 डज नॉट इक्वल B1/B2 में क्या दिख रहा है, इंटरसेक्टिंग लाइन। हम लिख देंगे ये लाइन जो है इंटरसेक्टिंग, यानी कि प्रतिच्छेद करती रेखा है, प्रतिच्छेद करती रेखा है, या लिख देंगे इंग्लिश में लिख देंगे क्या इसको, इंटरसेक्टिंग लाइन। इस तरीके से आ गया। अब इसी तरह हम सेकंड और थर्ड क्वेश्चन को भी कर लेंगे, इसके सेकंड थर्ड पार्ट को कर लेंगे। अब चलते हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरे क्वेश्चन में ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1/A2, B1/P2 एंड C1/C2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कॉन्फिडेंट और इनकॉन्फिडेंट। तो आपको ऐसे में क्या करना है, इन्होंने पूछा है कि अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरणों के गुण संगत है या असंगत। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, देख लीजिए, अगर पहले A1/A2 को डज नॉट इक्वल B1/B2, तो ऐसे में हम कहेंगे कॉन्फिडेंट या संगत कह देंगे। अगर हमारे तीनों मान बराबर आते हैं तो हम क्या कह देंगे, तब भी हम संगत बदलेंगे और कॉन्फिडेंट बोलेंगे। अगर हमारे पहले 2 मान बराबर आते हैं, तीसरा मान बराबर नहीं आता है, तो ऐसे हम बोलेंगे इनकॉन्फिडेंट या असंगत बोलेंगे।
तो इस क्वेश्चन का हम सबसे हाई क्वेश्चन ले चलते हैं, थर्ड पार्ट बताते हैं। क्वेश्चन थर्ड का थर्ड पार्ट, जो कि कई बच्चे सोल्व नहीं कर पाते इसको, तो हम इसके थर्ड पार्ट को बता रहे हैं। ये हमारा क्वेश्चन है 3/, पहली जो क्वेश्चन हमारे पास वो 3/2 x प्लस 5/3y इक्वल टू 7। ऐसे में आपको सबसे पहले क्या करना है, इस समीकरण को हमें क्या करना है, सोल्व कर देना है। कैसे सोल्व कर लेंगे, हम इजी बना लेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, हम नीचे ऐसे गुणा करा लेंगे, 3 दूनी 6 हो गया। फिर इसकी हम ऐसे तिरछी गुणा करा लेंगे, इससे 3 3 9x हो गया हमारा। फिर इसकी इससे करा देंगे 2 पंजे और बीच में प्लस है, प्लस 2 पंजे 10y हो गया बराबर 7। अब ये हमारा हो गया 9x प्लस 10y और इस 6 की इससे गुणा हो गया 6 7 42। अब इसको बराबर के इधर ले आएंगे, इक्वल के इधर ले आएंगे तो 9x प्लस 10y माइनस 42 और इधर 0। ये हो गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट। अब हमने इक्वेशन को बना लिया सही करके। दूसरी इक्वेशन हमारे पास कौन सी है, दूसरी हमारे पास है 9x माइनस 10y इक्वल 14 है। तो 14 का हम क्या करेंगे, इधर ले आते हैं तो माइनस का आ जाएगा, माइनस 14 इक्वल 0। ये हो गया क्वेश्चन सेकेंड है। फिर उसी तरह हम पिछले क्वेश्चन की तरह क्या कर लेंगे, इनकी कंपेयरिंग कर लेंगे। किससे, पहले क्वेश्चन की हम कंपेयरिंग करेंगे ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 से कंपेयरिंग करेंगे। तो कंपेयरिंग करने पे देखिए a की जगह हमारा कितना दिख रहा है 9, क्योंकि यहाँ ax है तो यहाँ 9x है, तो a की जगह हमारा कितना हो गया 9। तो ये हमारी पहली समीकरण है, तो a1 बराबर 9। फिर v1 बराबर हमारा कितना हो गया, इस तरीके से v1 का मान हमारा हो गया 10। c1 का मान कितना हो गया, c1 का मान हो गया -42। अब इसी तरह हम दूसरी समीकरण को उठा लेते हैं। दूसरी समीकरण में तुलना कर दिया इस समीकरण से, तो a2 बराबर कितना हो गया हमारा 9। b2 बराबर हमारा कितना हो गया -10। c2 बराबर -14। तो अब हम क्या करेंगे, a1/a2 निकाल लेते हैं। तो a1/a2 निकाला, हमारा कितना आ गया 9/9 कट गया, 1/1 आ गया। इसी तरह b1/b2 का मान निकाला तो 10/-10, तो ये कट गया 10 एकम 10, 10 एकम 10, तो ये माइनस का 1/1 हो गया। यार एक माइनस ऊपर लगा दो चाहे नीचे लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर c1/c2 का मान निकाल दिया तो -42 और -40, माइनस से माइनस कैंसिल और 14 एकम 14 तो 42, ये 3/1 आ गया। तो ये हमारा a1/a2 का मान जो है b1/b2 के बराबर है। तो कई बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे ये देख लेते हैं 1/1, यदि 1/1 है तो बराबर लिख देते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो ये क्या बराबर नहीं है। तो इसका हम क्या करेंगे, a1/a2 डज नॉट इक्वल b1/b2, और ये वाला मान जो है इसके बराबर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो ये हमारा हो गया डज नॉट इक्वल c1/c2। इसमें हमारा पहले ही कट गया। जब पहले ही दोनों बराबर ना हो तो हमने क्या बताया है, कौन सा कॉन्सिडेंट, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, संगत है। क्या लिखेंगे, संगत या कॉन्सिडेंट लिखेंगे। तो इस तरीके से हमारे क्वेश्चन थर्ड का थर्ड पार्ट हो गया। आशा करते हैं बाकी आप कर लेंगे। अब नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन फोर्थ की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन में पूछा विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कॉन्सिस्टेंट एंड इनकॉन्सिस्टेंट, इफ कॉन्सिस्टेंट ऑप्शन द सॉल्यूशन ग्राफ लिखिए। तो आपको क्या करना है, तो इसमें जो पूछा गया है निम्नलिखित समीकरणों के युग में से कौन से युग संगत असंगत है, यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। देखिए हमें क्या करना है, इसी तरह हम पहले हल कर लेंगे। अगर हमारा जैसे ये संगत आ गया, संगत आने पर हम क्या करेंगे, जो पिछले हमने ग्राफ विधि द्वारा बताया है क्वेश्चन में, उस तरह से आपको ग्राफ विधि में से हल कर देना है।
अगर नहीं आएगा तो आप हमें कमेंट करके बताएंगे तो हम आपको उसका सॉल्यूशन करके दिखाएंगे। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, इस एक्सरसाइज का सबसे मोस्ट क्वेश्चन यही है कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल गार्डन whose length is 4 meters more than is 36 मीटर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। यानी कि वो कह रहा है एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है की विमाएं ज्ञात करना है। तो ऐसे में हम क्या कर लेंगे, सबसे पहले हम मान लेते हैं, मान लेंगे, माना, लेट कर लिया हमने क्या, आयत की लंबाई हमने x मान ली, फिर चौड़ाई मान ली, आयत की चौड़ाई बराबर y मान लिया। फिर उन्होंने क्या कहा, जो आयत का अर्ध परिमाप, जो आयत की लंबाई है, आयत की जो लंबाई है उसकी चौड़ाई से कितनी है, 4 अधिक है। तो हमने क्या किया, 4 अधिक, मैंने अभी बताया था अधिक का मतलब क्या था, जोड़। तो हमने 4 जोड़ दिया। तो आयत की लंबाई x है, चौड़ाई हमारी y है प्लस 4, इसको हमने इधर कर दिया तो x माइनस वाई बराबर 4 हो गया। इक्वेशन हमारी हो गई फर्स्ट। फिर हमने क्या किया, फिर उन्होंने कहा जो उसका अर्ध परिमाप हाफ पेरीमीटर जो है 36 है, तो आयत का अर्ध परिमाप, आयत का अर्ध परिमाप क्या होता है, आयत का जो अर्ध परिमाप होता है, दो कोष्टक में ना, दो नहीं रहेगा, लंबाई धन चौड़ाई। तो इस तरीके से आयत का अर्ध परिमाप हमें दे रखा है, इसका मान तो कितना दे रखा है हमें, 36 और लंबाई हमारी x है, x, चौड़ाई हमारी y है, y। तो ये आ गया हमारा x प्लस वाई इक्वल टू 36। ये आ गई हमारी इक्वेशन सेकेंड। अब आपको इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को क्या कर लेना है, सोल्व कर लेना है। कैसे कर लेंगे हम, जो x की वैल्यू हमारी y प्लस 4 इसमें लाके पुट कर दो, तो x का मान समीकरण 1 से रखने पर, तो समीकरण 1 से हमने x की जगह क्या किया, बांधवा दिया, कितना हमारा y प्लस 4, तो इसकी जगह रख दिया हमने y प्लस 4 प्लस y बराबर 36। ये y और ये y दोनों जुड़ गए, 2y हो गया, और इस 4 को इधर हमने भेज दिया तो 36 में से 4 चला गया तो कितना बचा, 32, और y बराबर 32/2, और इसे काट दिया, 2 एकम 2, 2 6 12, तो y बराबर हमारा कितना आ गया, y बराबर आ गया हमारा 16। अब y का मान हम क्या करते हैं, यहाँ रख देते हैं, तो y का मान रखने पर तो y का मान जब हमने यहाँ पे रख दिया तो कितना हो गया, x बराबर y प्लस 4, तो y की जगह हमने 16 रख दिया, 16 प्लस 4, तो x बराबर हमारा आ गया 20। जो उसकी लंबाई हो गई, यानी लंबाई हमारा क्या था, x का मान था, तो लंबाई हमारी कितनी है 20, तो 20 सेंटीमीटर, 20 मीटर, और चौड़ाई हमारी कितनी हो गई, चौड़ाई हमारी हो गई, y का मान हमारा 16 था तो 16 मीटर। इस तरीके से ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है गिवन 6 क्वेश्चन नंबर है, गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x plus 3y minus 8 equal 0, write another linear equation in two variables such that the geometrical representation of the pairs so formed is, पहला इंटरसेक्टिंग लाइन, दूसरा पैरेलल लाइन, तीसरा कोइंसिडेंट लाइंस। तो हमें क्या करना है, इसमें पूछा है कि एक रेखिक समीकरण है, जो समीकरण हमारे वो ये है 2x plus 3y minus 8 बराबर 0।
दो तरह में एक ऐसी रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि प्रतिच्छेद करती रेखा है। हमें क्या करना है ऐसे क्वेश्चन में, इस वाले क्वेश्चन में हमें करना है, हमारे पास एक समीकरण है 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0, यानी कि इसमें दो वेरिएबल, एक ये हो गया x और एक y, और इसमें हमें क्या करना है, दो चर दे रखे हैं। ऐसी हमें एक समीकरण और लिखनी है, कुछ भी लिख सकते हैं आप, कोई सी भी समीकरण लिख सकते हैं, बशर्ते वो कैसी बननी चाहिए, उसके साथ प्रतिच्छेद करती बननी चाहिए। प्रतिच्छेद करने के लिए हमारे पास क्या कंडीशन थी, प्रतिच्छेद करने के लिए हमारे पास जो कंडीशन थी a1/a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1/b2 के, और बाकी जब तीसरा बराबर हो या ना हो उससे हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन पहला जो दोनों हो वो बराबर ना हो। तो मैंने देखो पहले दो ना बराबर करने के लिए आप लिख दिया 3x प्लस 2y, और यहाँ पे कुछ भी लिख दिया मैंने 4 बराबर 0, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो देखिए यहाँ पे a1 का मान कितना हो गया, 2 हो गया, b1 का मान 3 हो गया, c1 का मान -8 हो गया, a2 का मान 3 हो गया, b2 का मान हो गया हमारा 2 हो गया, c2 का मान 4 हो गया, और हमने इसको भट्टे में रख लिया। रखने के बाद जब हमने काटा तो काटने के बाद हमारे 4 दूनी 8, और ये दोनों बराबर नहीं है, a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। फिर तीसरा हमें कोई मतलब भी नहीं है, तो लेकिन हमने लिख दिया ये भी बराबर नहीं है c1/c2 के। तो ये इस तरीके से हमारा कौन सी रेखा बन गई, हमारी बंधु प्रतिच्छेद करती रेखा, यानी कि इंटरसेक्टिंग लाइन बन गई। अब दूसरा बोलना तो बता रहे थे कि पैरेलल लाइन, तो पैरेलल लाइन के लिए हमारा क्या होना चाहिए, समांतर रेखा होने के लिए हमारा जो समांतर रेखा के लिए होना चाहिए, इस समीकरण के अनुसार तीनों मान, शुरू के दो मान क्या होना चाहिए बराबर, तीसरा मान बराबर नहीं होना चाहिए। तो हमारी समीकरण ये थी, तो इसमें हमने देखा कि हमें शुरू के दो मान बराबर करने हैं और तीसरा मान बराबर ना हो, तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे लिख दे रहे हैं 2x लिख दे रहे हैं, और यहाँ पे भी हमने यही संख्या लिख दी 3y, और यहाँ पे हमने लिख दिया 9 लिख दिया, अब बराबर 0। तो देखिए इसमें हमने निकाला तो a1 का मान हमारा 2, और a2 का मान आ गया हमारा 3, और c2 का मान हमारा आ गया -8, और a2 का मान यहाँ पे आ गया हमारा 2, b2 का मान हो गया हमारा 3, c2 का मान हो गया -9। अब a1/a2 निकाल दिया हमने, तो a1/a2 2/2 कट गया, 1 आ गया 1/1। फिर इसी तरह b1/b2 का मान निकाला, b1/b2 का मान निकाल दिया, हमारा कितना आ गया 3/3 कट गया, 1 आ गया। फिर c1/1 c1/c2 का मान निकाल दिया -8/-9। तो ये वाला मान हमारा बराबर नहीं है, शुरू के दो मान क्या हो गए बराबर हो गए, तो a1/a2 बराबर b1/b2, और तीसरा मान हमारा क्या बराबर नहीं है c1/c2 के। तो इस कंडीशन में हमारा क्या होता है, जब पहले दो मान बराबर हो जाते हैं, तीसरा मान नहीं बराबर होता है, तो हम उसको समांतर रेखा या पैरेलल लाइन कह सकते हैं, समांतर रेखा या पैरेलल लाइन है, ठीक है। अब तीसरी हमें एक एग्जांपल देना है इसके अकॉर्डिंग, इसको समीकरण के अकॉर्डिंग, कि वो हमारा संपाती रेखा है, यानी संपाती में हमारे क्या होते हैं सारे मान इक्वल हो, जैसे 2x प्लस 3y माइनस 8 है, इसके इक्वल हमने सब में 2 से गुणा कर दिया, तो ये हमने लिख दिया 2 दूनी 4 है, 2 3 6y, 2 6 16। अब हम मान निकालते हैं, देखो a1 का मान हो गया हमारा 2, b1 का मान हो गया हमारा 3, c1 का मान हो गया -8, और a2 का मान हो गया हमारा 4, b2 का मान हो गया हमारा 6, c2 का मान हो गया -16। अब हमने a1/a2 निकाल दिया, तो a1/a2 निकाला तो हमारा कट गया, यहाँ पे a1/a2 1/2 आ गया, यहाँ पे भी कट गया 1/2 आ गया, यहाँ पे भी कट दिया 1/2 आ गया -1। तीनों मान हमारे क्या आ गए बराबर आ गए। जब तीनों मान बराबर आ जाएंगे तो हमने क्या बताया, कौन सी रेखा होती है समांतर रेखा, संपाती रेखा होती है, कौन सी संपाती, c1/c2, यानी कि ये हमारी कोइंसिडेंट लाइन हो गई। तीनों मान जब बराबर आ जाते हैं तो हमारा क्या हो जाता है
कॉन्फिडेंट है। इस तरीके से आपको क्या करना था, तीनों में एक एग्जाम्पल देना था समीकरण का। जैसे इसका एग्जाम्पल मैंने ये लिख दिया, ये समीकरण था, जिससे हमारा क्या बन गया था, हमारा हमारा बन गया था इंटरसेक्टिंग लाइन। और इससे हमारा क्या बन गया था, इस समीकरण एग्जाम्पल से हमारा इससे बन गया था हमारा पैरेलल लाइन। और इस समीकरण के अनुसार हमारा क्या बन गया था, हमारा बन गया था कॉन्फिडेंट लाइन, यानी कि संपाती रेखा। अगर आपको समझ में हमारी ट्रिक अच्छी लग रही हो, बात अच्छी लग रही हो बताने का, तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा 7वां क्वेश्चन है, ड्रो द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल 0. Determine the coordinate of the vertices of the triangle formed by this line and the x-axis and the shade the triangle region. तो ऐसे में आपको क्या बताया है क्वेश्चन नंबर 7 में, समीकरण x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल 0 का ग्राफ खींचिए। x अक्ष और इन रेखाओं से त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपके पास दो समीकरण दे रखी है। एक समीकरण दी है x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इसमें हमें क्या करना है, पहली समीकरण से पहले x और y के मान निकाल लेते हैं। तो x बराबर 0 रखने पर तो y का मान कितना आ गया हमारा, y बराबर 1 आ गया। देखिए इस y इसको 0 रख दिया तो ये y माइनस का y प्लस 1, तो माइनस y को उधर भेज दिया, प्लस का हो गया, y बराबर 1 आ गया। तो जो हमारा बिंदु आ गया वो आ गया 0,1। इस तरीके से दूसरे में फिर हमने क्या किया, y बराबर 0 रखा। y बराबर 0 रखने पर तो y बराबर 0 रखा तो इसको 0 रखा तो x का मान आ गया हमारा माइनस है, क्योंकि ये प्लस का बराबर को उधर भेज देंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो इस तरीके से जो हमारा मान आ गया -8,0। अब दूसरी समीकरण जो हमारे पास थी, वो दूसरी इक्वेशन क्या थी हमारे पास, 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। इसमें हमने क्या किया, उसी तरह x इक्वल टू 0 पुट किया। 0 रखने पर x इक्वल टू हमने 0 पुट किया तो x की जगह 0 पुट करेगा नहीं पूरा 0 हो जाएगा। तो 2y माइनस 12 उधर चला जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और ये 2 से कैंसिल हो गया 6, तो y की वैल्यू हो गई 6। तो हमारा जो इसका मान आ गया, वो जो बिंदु आ गया हमारा क्या हो गया 0,6। अब हमने y इक्वल टू 0 रखा, y बराबर 0 रखने पर हमने y इक्वल टू 0 पुट किया, तो y को 0 पुट किया तो वो पूरा 0 हो गया। तो इस तरीके से 3x इक्वल टू 12 हो गया, 3 के टेबल से कट गया 4 टाइम है, तो x इक्वल टू हो गया 4। अब हमारे जो बिंदु हो गए वो क्या हो गया, जो पॉइंट आ गया हमारा 4,0। अब हमने क्या करना है, इस ग्राफ में दर्शा लेना है। तो पहले हमारा 0,8 है, तो 0 बाई एक्स पे 0,1, तो ये हमने लिख दिया 0,1। फिर हमारा कितना है -1,0, तो -1,0 ये हो गया हमारा -1,0। यहाँ पे 10 आ गया। अब इनको मिलाते हुए हमने क्या किया, एक लाइन खींच दी। तो एक लाइन खींच दी ऐसे मिलाते हुए, सीधी चली गई। फिर हमने क्या किया, अब दूसरा हमारा दूसरे वाले समीकरण को देखा लिया। दूसरे समीकरण में हमारे पॉइंट फर्स्ट 0,6 था, तो 0,6 ये हो गया हमारा 0,6। अब दूसरा हमारा क्या था 4,0, तो 4,0 ये हो गया हमारा 4,0। तो अब हमने इसको मिलाते हुए एक लाइन खींच दी, इसको मिलाते हुए लाइन खींचा हमने, ये मिल गया। अब इससे जो घिरा हुआ है, जो हमारा त्रिभुज एक्स अक्ष से बन रहा था, वो हमारा क्या बन रहा है, ये त्रिभुज बन रहा है हमारा पूरा, ये इतना। इसको हमें क्या करना है, शेड कर लेना है। शेड कर लिया, और इसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने थे हमें। तो इसके कोऑर्डिनेट हमें जो फाइंड करने हैं, इसके जो निर्देशांक हो गए, देखिए ये यहाँ पे 3 पे है और इधर से
दो पे है, तो यहाँ पे हमारा 2 पहले एक्स अक्ष पे लिखते हैं, तो 2,3 हो गया। और दूसरा हमारा ये था -1,0, और तीसरा हमारा क्या था 4,0। इस तरीके से जो हमारा त्रिभुज बन के आया, उस त्रिभुज के जो निर्देशांक हो गए, जो कोऑर्डिनेट हो गए, वो हमारे क्या क्या आ गए, एक हो गया 2,3, और दूसरा हो गया हमारा -1,0, और तीसरा हो गया हमारा क्या था, हमारा तीसरा 4,0, तो 4,0। इस तरीके से इसके कोऑर्डिनेट फाइंड हो गए त्रिभुज के। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट आपसे अगली वीडियो मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।